गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और कल मैंने दो व्यू बताए थे। एक एक्सट्रीम में लॉ को फॉलो करने की बात करता है, इसे आइडियलिस्टिक व्यू कहते हैं। और एक कहता है कि बिल्कुल भी लॉ का पालन नहीं करना चाहिए, लॉ होने ही नहीं चाहिए। और लॉ का जो सोर्स है सबसे बड़ा वो है स्टेट, और स्टेट भी नहीं होनी चाहिए। और वो ऐसे जो फिलोसफर्स या थिंकर्स हैं उन्हें हम अनार्चिस्ट कहते हैं। और उनमें गॉडविन, ऑस्टिन और भारत के जो महात्मा गांधी हैं वो भी स्टेट के खिलाफ थे, क्योंकि उनके अनुसार जो स्टेट है वो शोषण का साधन है। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन का ये मतलब है कि जो कानून, जो लॉज पालन करने योग्य है उनका पालन किया जाए, और जो ना पालन करने योग्य हैं, समाज के लिए हानिकारक हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाते हैं, उनका पालन ना किया जाए, उनका प्रोटेस्ट किया जाए। देखो, लाभ किसके द्वारा बनाए जाने चाहिए और कौन से फॉलो करने चाहिए, बात ये है। लॉ बनाने वाले लोग जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। अगर लॉ किसी निरंकुश तानाशाही गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो वो ऑब्वियसली सी बात है, वो ऑप्रेस्ड होंगे, दमनकारी होंगे, अत्याचारी होंगे। दूसरी बात है, लॉ का स्पिरिट क्या है, मतलब कानून की स्पिरिट क्या है, आत्मा क्या कहती है। अगर वो आत्मा किसी को पावरफुल बना के दूसरों की स्वतंत्रता छीनती है, उनको इंफीरियर महसूस करवाती है, उनकी लाइफ को संकट में डालती है, तो वो लॉज जो है, उनकी स्पिरिट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और उनका विरोध किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉज हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, समाज का भला करने वाले हैं, और ये भी देखा जाता है कि वो चाहे कितने भी एक आदमी को लगता है कि ये गलत है और इनको नहीं मान्य होना चाहिए, उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ गुडनेस सोसाइटी के लिए रखते हैं। तो अगर सोसाइटी की गुडनेस लेके आते हैं आपके लॉ, उसकी वेलफेयर लेके आते हैं, लोगों की स्वतंत्रता को कोई हानि नहीं पहुंचाते, तो इस तरह का कानून का पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में स्टेट खत्म होने नहीं है, स्टेट तो इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है, स्टेट की पावर, ऐसा कोई देश नहीं है जो गवर्नमेंट के बिना रह सके। तो इसलिए गवर्नमेंट चुनी ही होनी चाहिए, वेलफेयर बेस होने चाहिए, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर करना, लोगों की सुविधाओं को बढ़ाना। मतलब स्टेट जो है ना, फैसिलिटेटर होना चाहिए, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना होना चाहिए, न को रेगुलेटर होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन का नियामक होना चाहिए, ये करो वो ना करो, इस तरह से। तो बोथ आइडियलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक, अनार्चिस्ट या इंडिविजुअलिस्टिक एक ही है। एक ही है, जो व्यक्ति को महत्व देता है वो अनार्चिस्ट और इंडिविजुअलिस्टिक होता है, और जो स्टेट को महत्व देता है वो आइडियलिस्टिक भी होता है। फिलोसफर आर एक्सट्रीम इन देयर नेचर, दो दे आर रेलिवेंट टू सम एक्सटेंट, दे कांट बी एक्सेप्टेड फुली। मतलब वो दोनों नेचर में एक्सट्रीम हैं। ना तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के रूल्स का पालन ना किया जाए, गवर्नमेंट हो ही ना, और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे कैसे भी गवर्नमेंट, उसके द्वारा बनाए गए रूल्स को पूरी तरह से फॉलो किया जा सकता। In reality, fair law create condition for the advancement of the freedom, while too much state interference restrict the freedom of an individual. और ये वास्तव में जो फेयर लॉ होते हैं, मतलब अच्छे कानून होते हैं, वो ऐसी कंडीशन पैदा करते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। जबकि एक तरह के लॉज ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति की पर्सनल इंटरफेरेंस करते हैं। In the ultimate analysis, we can say that law is granted for freedom. तो हम अंत में कह सकते हैं कि जो लॉ ऐसे होना चाहिए जो व्यक्ति की गारंटी दें फ्रीडम की। लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करें। लॉ बाय पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन एब्सोल्यूट इंडिविजुअल फ्रीडम पे वे फॉर कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी। और ऐसी रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो व्यक्ति के साझे हितों के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर एक व्यक्ति का हित होता है और पूरी सोसाइटी का उससे हित होता है,
तो ऐसे कानूनों का पालन किया जाए। द मॉडर्न स्टेट इज ए वेलफेयर स्टेट विच विशेज फॉर पीपल बेनिफिट। लॉज आर मेड टू प्रोवाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन मैनिस्पेशन ऑफ डाउन रोडन। कानून ऐसे होने चाहिए सोसाइटी के जो जो डाउन रोडन पीपल हैं, जो पददलित लोग हैं, जिनको अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली, उसको एजुकेशन दे, एम्प्लॉयमेंट दे और इन मैनिस्पेशन दे। इन मैनिस्पेशन मैंने उनको सशक्त करे और क्या बढ़ाए। और जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ पीपल के, माइनॉरिटीज़ मैंने जो कम संख्या में, उनके राइट प्रोवाइड करे। पुअर्स पीपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनका डेवलपमेंट करे। तो इस तरह से हमें ऐसे कानूनों को महत्व दिया जाना चाहिए जो व्यक्ति के वेलफेयर और समाज के वेलफेयर के बीच के हों, मतलब दोनों का हित हो। ये नहीं कि व्यक्ति की भी स्वतंत्रता दांव पर लग जाए या ऐसी स्वतंत्रता जो समाज के लिए हानिकारक बन जाए। तो लॉ इज देयर फॉर फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए सोसाइटी। कानून किसी भी देश की, किसी भी सोसाइटी का फाउंडेशन स्टोन, कॉर्नर स्टोन होती है और ये व्यक्ति की के जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। कानून ना होंगे तो आप देखो आम जीवन में क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी। कोई भी किसी से छीना झपटी, माइट इज राइट के सिद्धांत जो जानवर समाज में लगते हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, शुड लॉ बी ओबेड, क्या सारे तरह के कानून पालन करने चाहिए। वही बात आ गई कि अनजस्ट तरह के जो कानून हैं, जो सोसाइटी में अन्याय लेकर आते हैं, वो नहीं पालन करने चाहिए। जैसे गांधी जी ने भी सिविल डिसओबीडियंस चलाया था 1930 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का क्या कारण था, गांधी जी जिस ऐसे कानून को मानने वाले व्यक्ति ने भी कानून तोड़ा था, सॉल्ट लॉ, क्योंकि सॉल्ट लॉ के अनुसार गरीब व्यक्ति के खाने का जो फूड का एक मेन हिस्सा था नमक, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। अगर व्यक्ति के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में कोई हिंड्रेंस, कोई बाधा बनती है, कानून उसको बोलने नहीं देती, उसे स्पीच और एक्सप्रेशन और अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं देती, तो इस तरह के राइट्स, इस तरह के जो कानून हैं वो पालन नहीं करने चाहिए। उनका अपोज करना जरूरी है। और वो अपोज कब कर सकता है, जब सोसाइटी खुद अवेयर होगी अपने अधिकारों के लिए। लॉ विच आर बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पीपल। और दूसरी बात, लोगों की सहमति से बनाए जाने चाहिए कानून। लोगों के द्वारा बने चुने हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाए जाने चाहिए। और इस तरह के कानून कभी एब्सोल्यूट नहीं होते, तानाशाह नहीं होते, और तानाशाही कानूनों का विरोध करना चाहिए। उसके बाद एक प्रिंसिपल है जेएस मिल का, और कॉन्स्ट्रेंट जस्टिफाई। क्या जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं स्वतंत्रता पर, वो सही है क्या, उससे आपके जो अधिकार हैं उनको हानि नहीं पहुंचती, वो कम नहीं होते। तो जेम्स मिल ने ऑन लिबर्टी, एक उनकी एक पुस्तक है। ये सब पुस्तकों के नाम और इनके थिंकर्स के नाम आप जरूर याद कर लेना। फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्स्ट्रेंट, जेम्स मिल इज in his essay on liberty presented the harm principle. The principle reads, the principle is that the soul and for which mankind are warranted individual or collectively in interfere with the liberty of action of any of that member is self-protection. That is the only purpose for which power can be rightfully exercised over any number of a civilized community against his will to prevent harm of the other. ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति के हितों को हानि पहुंचती है तो जो सिविलाइज सोसाइटी है, अगर व्यक्ति की सेल्फ प्रोटेक्शन उसे वायलेट होती है, तो इस तरह के जो कानून है जो उसे बोलने से रोकती है, इस तरह के कानून समाज में, सभ्य समाज में लागू नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने ये दो टाइप आपको बताया था कि इंडिविजुअल के एक्शन दो प्रकार के हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग है और एक अदर रिगार्डिंग है। एक स्वयं से संबंधित काम है, एक दूसरे से। सेल्फ रिगार्डिंग जो एक्शन है वो फ्री होने चाहिए, मतलब उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे बोलते हैं, कविताएं लिखते हैं, खाना खाते हैं, धर्म मानते हैं, वो ये आपका पर्सनल मैटर है।
जिससे दूसरे को कोई मतलब नहीं होता, उस तरह के जो कानून है उसका पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो कानून अदर रिगार्डिंग्स हैं, मतलब सोसाइटी में रहकर वो व्यापार करता है और वस्तुओं में मिलावट करता है, तो ऐसे कार्य क्या है, परी रिगार्डिंग है, मतलब अदर रिगार्डिंग है, तो उन पर क्या है, प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। तो इस तरह से फ्रीडम ह्यूमन लाइफ की एक कोर वैल्यू है। वैसे तो जो जेएस मिल है उसे स्वतंत्रता का, खोखली स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व माना है, क्योंकि एक तरफ तो वो स्वतंत्रता देता है लेकिन दूसरे ही पल समाज के नाम पर उसे छीन लेता है। अब ये कहता है कंडीशन इसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन फ्रीडम, हम कैसे समाज में स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए आके आपके देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर आपके देश में दूसरे देश रूल कर रहे हैं, मान लो कॉलोनियल सिस्टम आपके देश में, आपके देश में कोई सम्राट या किंग एम्परर राज कर रहा है, किंग, या आपके देश में कोई मिलिट्री रूल है, या आपके देश में कोई टैरनी एब्सोल्यूट जो है नेता शासन कर रहा है, या आपके देश में कोई वन पार्टी डोमिनेशन है, मतलब वो एक ही पार्टी का राज है, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी है। मैं ये नहीं कहती कि कम्युनिस्ट ही होनी चाहिए, वन पार्टी नहीं होनी चाहिए, एक पार्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं होगी, वो पार्टी फिर वही इलेक्शन में खड़ी होगी, उसके कोई डर नहीं है, और कि वो क्योंकि दूसरी पार्टी कोई कंपटीशन में ही नहीं है। ओनली वन पार्टी जो है किसी भी देश के लिए हानिकारक है। ऊपर लिखी जितनी भी कंडीशंस हैं जो मैंने बताई है कि टायरनी नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट शासन नहीं होना चाहिए, किंग का शासन नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल्स लॉ के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, तो उस देश में स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। इसलिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपके देश में एक डेमोक्रेटिक फोरम ज़रूरी है। डेमोक्रेसी ही किसी भी देश में लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है, और उसमें चुने हुए लोगों पर ये प्रेशर रहता है कि वो लोगों के हित में काम करें, कल्याण करें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में वो जीत नहीं पाएंगे। फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जहाँ व्यक्ति खुद अपने डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में शामिल होते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आपके देश के लिए कौन से काम किए जाने चाहिए। अब आप हैरान होंगे कि हमने तो कभी भी इस तरह के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आपने किसी को चुनकर भेजा है, आपके माध्यम से वो हिस्से लेते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये कहता है डिक्टेटरशिप इज बेस्ड ऑन कोरिएशन, कोरिएशन का मतलब होता है यहाँ दमन पर आधारित होता है, और वो लोगों की स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी होती है फंडामेंटल राइट्स की। हमारे देश का चैप्टर 3 है, अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, लगभग विश्व के जो डेमोक्रेटिक देश हैं उसमें सभी में संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लिखा हुआ है। वैसे तो हमारे यहाँ डिमांड लंबे समय से चल रही थी फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में। 1931 में पहली बार कराची अधिवेशन हुआ था भारत में, उसमें फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी। आगे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हम आपको पूरी डिटेल से इसको पढ़ाएंगे। और लिखने का क्या फ़ायदा है, लिखा हुआ संविधान है, क्योंकि लिखे हुए संविधान को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपकी मान लो कोई नेता पॉपुलर है, आज गांधी जी ने आपको कह दिया कि मेरे राज में आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कल वो गुजर जाएं या वो सत्ता से उतर जाएं, तो फिर फंडामेंटल राइट्स आपके फिर ऐसे हाशिए पर आ जाएंगे। तो इसलिए लिखा जाता है संविधान में। शासक बदलते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको एज ए सिटीजन बाय बर्थ मिलते रहते हैं। उसके बाद है, और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट भी करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। एक बड़ी फेमस कोटेशन है लॉर्ड एक्टन की। लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं कि सत्ता आदमी को भ्रष्ट बना देती है, सत्ता आदमी को
भ्रष्ट बना देती है और पूर्ण सत्ता मतलब सारी की सारी सत्ता एक अगर व्यक्ति के हाथ में है, पूर्ण सत्ता व्यक्ति को पूर्ण भ्रष्ट बना देती। जिसके हाथ में पावर आई नहीं उसका दिमाग खराब हुआ नहीं। इसलिए पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए। मैंने आपको 10th में पढ़ाया था, तो हमारे समाज, हमारे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उसमें फेडरल सिस्टम अपनाया है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि भारत की शक्तियां संघ में हैं, कि ऊपर यूनियन गवर्नमेंट में शक्तियां हैं कुछ, नीचे स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, 28 स्टेट हैं, और नीचे फिर बांटी गई हैं शक्तियां जिला परिषद, जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें जिला परिषद, ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत तक शक्तियां आ जाती हैं। एक तो काम सही ढंग से हो जाता है, इस तरह से काम बंटवारा भी होता है, शक्तियों का बंटवारा भी होता है। दूसरी तरफ शक्तियां एक जगह नहीं होती, एक जगह जब शक्तियां सिमट जाती हैं तो हम निरंकुश तानाशाही स्थापित हो जाती है। जैसे बहुत सारे देशों में स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत सारी पार्टियों ने अपने अपने देशों को आज़ाद करवाया। जैसे रॉबर्ट मुगाबे थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे और उनकी पार्टी ने अपने देश को आज़ाद कराया, लेकिन सारी सत्ता इसी पार्टी में सिमट गई। तो रॉबर्ट मुगाबे को 93 साल की उम्र में उन्हें हटाना पड़ा सेना के द्वारा, वो हट ही नहीं रहे थे। ये गवर्नमेंट करप्ट हो गई, बुरे तरीके, मेल प्रैक्टिसेस, मिस्टेक्स, मिसचीफ से इलेक्शन जीते, इलेक्शन के रिजल्ट्स बदलवाए गए और इस तरह से पावर एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, लोग दुखी हो जाते। पावर और भी तरीके से बटी होती है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल लेवल में देख सकते हो कि यहाँ कानून बनाने वाले कुछ लोग और होते हैं। सबसे पहले यही फार्मूला चला था भाई, जैसे राजाओं को हटाया जा रहा था यूरोप में, तो यही कहा जा रहा था कि शक्तियाँ एक राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शक्तियाँ कई व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। तो कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में दे दी? ये मोंटेस्क्यू ने दिया था ये सिद्धांत, मोंटेस्क्यू, याद रखना, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। हिंदी में लिख देती हूँ मैं, मोंटेस्क्यू, ठीक है। और शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है कि आपकी शक्तियाँ 3 जगह बटी होनी चाहिए। लेजिस्लेचर, जिसमें कानून बनाने वाले हों, एग्जीक्यूटिव जिसमें कानूनों को लागू करने वाले हों, और जुडिशरी जो कानूनों की प्रोटेक्शन करे और ये देखे कि कोई कानून जो लेजिस्लेचर बना रही है और एग्जीक्यूटिव उसको लागू कर रहे हैं वो कहीं संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। अगर विरुद्ध है तो वो उन कानूनों को रद्द कर सकती है। तो इस तरह से हमारे देश में भी, चाहे आपको गवर्नमेंट पावरफुल लगती है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर लेजिस्लेचर का भी कंट्रोल है और जुडिशरी का भी कंट्रोल है। गवर्नमेंट अगर गलत काम करती तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, और अगर जो कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो उसे संसद में भी जवाब देना होता है। तो इस तरह शक्तियाँ अगर समाज में एक जगह नहीं है, बटी हुई हैं, तो क्या होता है, उन्हें वो स्वतंत्रता के लिए बहुत सही होती हैं। सेंट्रलाइज ऑफ ए पावर पुट ए लिमिट ऑन द फ्रीडम एट द इंडिविजुअल। डिसेंट्रलाइजेशन, अगर शक्तियों का केंद्रीकरण है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है। जैसे हिटलर सर्वा सर्वे था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेस्ट गारंटी फॉर फ्रीडम ऑफ लिबर्टी और इंडिविजुअल। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो सबसे बेस्ट गारंटी ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, पावर जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बांटी जाए, और पावर सेपरेशन ऑफ पावर के पृथक्करण का सिद्धांत, ये याद रखना, शक्ति पृथक्करण, इसका मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा सही कई इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर, इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं।
पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। फर्दर पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। और इसी तरह हमारे देश में भी शक्तियां सेंटर और स्टेट में बटी हैं। फ्रीडम इज आल्सो प्रिजर्व बाय गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पार्टिसिपेशन टू द पोएट थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसके द्वारा जो शक्तियां न केवल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में बटी हुई हैं, बल्कि आपको पता है नीचे जो थर्ड लेवल है हमारा, उसमें 3 स्तर पर शक्तियों का बंटवारा है। ऊपर जिला पार्षद, फिर ब्लॉक समिति और पंचायत समितियों में शक्तियां का बंटवारा है। इससे क्या फायदा होता है कि बहुत सारे लोग निर्णय निर्माण प्रक्रिया और जो पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया है उसमें भाग लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन पावर में हो जाता है। फिर है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है आपकी, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, उनको हमारे देश में एक कर्तव्य सौंपा गया है कि एक तो आप संविधान की रक्षा कीजिए, प्रोटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेट कीजिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आप ये बताएं कि ये संविधान है क्या, ठीक है। और तीसरा है शक्तियों के प्रतिकरण के आधार पर उसे ये पावर की अगर लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के कानून आपके संविधान के विरुद्ध हैं तो उन्हें क्या कीजिए, रद्द कीजिए। हमारी जुडिशरी ने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं और जो पावरफुल सरकार हैं उनके कामों को रोका भी है, ताकि व्यक्ति के जीवन में के अधिकारों को सुरक्षा मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो जुडिशरी है वो किसी सरकार की चाकरी ना करे, सरकार की नौकरी ना करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपने शक्तियों का प्रयोग कर सके। तभी तो कोई जज सरकार के विरुद्ध निर्णय दे सकता है। अगर जज में पावर ही नहीं है, जैसे ब्रिटेन की जुडिशरी है, ब्रिटेन की जुडिशरी सिर्फ ये देखती है कि क्या जो कानून बनाए गए हैं वो उचित प्रक्रिया द्वारा है। और उचित प्रक्रिया क्या है वहाँ कि जो कानून बनने हैं वो 50% +1 मेजोरिटी से बनने हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं वहाँ, हाउस ऑफ पीपल के लोग, देखो ये है कानून बनाने का वहाँ तरीका। वहाँ 2 हाउस हैं, एक लोक सभा और एक हाउस ऑफ पीपल है। लोक सभा कुछ नहीं है, बस बनाए हुए कानूनों को वो क्या कर देती है, पास कर देती है, और दूसरी तरफ लोक सभा है, दूसरी तरफ जो है हाउस ऑफ पीपल है। हाउस ऑफ पीपल लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वो हाउस ऑफ पीपल है। मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसका काम है कानून बनाना, ठीक है भाई। हाउस ऑफ पीपल में वहाँ 600 से थोड़े से ऊपर लोग हैं, और अगर साधारण मेजोरिटी का मतलब जो सीटिंग है, बैठे हुए हैं और वोटिंग करने वाले हैं, अगर उनकी 50% +1 लोग कानून बना देते हैं तो वो कानून बन सकता है। सिर्फ कोर्ट ये देखती है, अगर उस कानून के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या वो 50% लोग +1 बैठे थे, क्या रानी का हस्ताक्षर है, बस। उसके अलावा वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। संविधान तो खैर वहाँ एक्ट्स के माध्यम से चलता है, कोई कंपाइल किया हुआ संविधान तो है नहीं उधर। लेकिन हमारे देश में और अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जुडिशरी को ये देखने की पावर है, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, जुडिशरी को ये पावर है, वो ये देख सकता है कि जो लोकसभा ने या पार्लियामेंट ने, हमारे यहाँ कानून बनाने की पावर एक जैसी है, राज्यसभा और लोकसभा, तो ज्वाइंटली उसको पार्लियामेंट कहेंगे। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं क्या वो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हैं या नहीं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाधा बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हैं, तो जुडिशरी उनको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, ठीक है। और ये जुडिशरी की पावर है, ये जुडिशरी की पावर उसे संविधान ने दी है, और संविधान ने दी है तभी तो हमारे देश में एक अच्छा सिस्टम अभी तक
चला हुआ है कि सरकारें जो है निरंकुश तानाशाह नहीं बन पाती। आप बहुत सारी ऐसी स्टोरीज +2 में पढ़ोगे जिसमें सरकारों ने कोशिश की है संविधान बदलने की, कोशिश की है ऐसे कानून बनाने की जो संविधान के अनुकूल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी जुडिशरी ने या जो आने वाली गवर्नमेंट ने वो सारे कानून वो कर दिए, रद्द कर दिए और वही स्थिति लेकर आए जो संविधान में थी। तो हम जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे थे कि जुडिशरी कस्टडियन है फंडामेंटल राइट्स की। कस्टडियन मैंने उसकी सुरक्षा करती है। वह लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव पे चेक रखती है कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान ने उसे दी है उसे वायलेट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना चाहिए। बिल्कुल डेमोक्रेसी की एक खास विशेषता यह है कि वहाँ ओपोजिशन पार्टियां होती हैं। अगर कभी ऐसा मौका मिले उन्हें कि जो वर्तमान की गवर्नमेंट है वो किसी तरह से पावर से चली जाए तो दूसरा दल सरकार बनाने की स्थिति में होना चाहिए। और वो जो भी सरकार काम करे, जो भी गवर्नमेंट काम करे, अगर वो जनता के विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, मीडिया में डेमोस्ट्रेट करे, प्रदर्शन करे। लेकिन भाई अपोजिशन की भी ये जिम्मेदारी है कि आपकी आलोचना इस आधार पर होनी चाहिए जो रियलिटी हो। वैसे अपेक्ष नहीं लगाना, वैसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। आपने जो सही जो कार्य आपको दिख रहे हैं उनकी सही आलोचना करनी है। तो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना चाहिए। और हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन आज तक रहा नहीं। लोग जो है एक पार्टी को इतना बहुमत दिला देते हैं और फिर मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, ओपोजिशन है, वो कई पार्टियों में बिखर जाता है। जैसे अब सबसे बड़ी पार्टी हमारी ओपोजिशन में कौन सी? कांग्रेस है। और कांग्रेस को मेरे ख्याल से 42-40 सीटें प्राप्त हैं। तो क्या वो अपोजिशन होगा? कम से कम उसके पास 150 सीटें तो ऐसी हों, सीटें हों जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का काम कर सके। और फिर आपके जो लीडर हैं ओपोजिशन के वो भी प्रधानमंत्री की जैसी छवि वाले होने चाहिए कि अगर वर्तमान सरकार कमजोर पड़ती है तो दूसरी जो सरकार है वो तैयार बैठी है। तो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन प्ले ए वाइटल रोल इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। इट कप गवर्नमेंट टू टेंटर हुक। यह जो सरकार को बड़ी टेंटर हुक पे रखती है, खुट्टी पे टांग के रखती है। इट एक्ट्स एज ए वॉच डॉग ऑन द गवर्नमेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड सॉरी। यह गवर्नमेंट के भीतरी और बाहरी कामों पर नज़र रखती है और पार्लियामेंट में जो काम होते हैं उन पर भी, और गवर्नमेंट जो इनसाइड कर रही है काम उन पर भी उनकी आलोचना करती हैं। पब्लिक के जो व्यूज़ है वो क्रिएट करती हैं, पब्लिक का ओपिनियन क्रिएट करती हैं लोगों के प्रति और उन्हें इकट्ठा करती है ताकि उसे आने वाले इलेक्शन में बहुमत मिल सके। फ्री प्रेस फ्री होनी चाहिए। आपका मीडिया जो है वो फ्री होना चाहिए। और मीडिया का क्या मतलब है? आपका अखबार, टीवी, समाचार पत्र वो खुलकर सरकार की आलोचना कर सके। अगर उस पर सेंसरशिप होगी मीडिया पे और वो अपनी बात सही ढंग से नहीं रख सकेगा तो लोगों तक सही बात सरकार की पहुंचेगी नहीं, उनकी एक्टिविटी नहीं पहुंचेगी और इस तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंच सकती है। और तीसरा है रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के अनुसार होनी चाहिए। अगर व्यक्ति भी गलती करता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। और अगर स्टेट भी आर्बिट्रेरी पावर का प्रयोग करती है तो भी कानून उसे रोकने की पावर रखता हो। और जो लास्ट है वो है इनलाइटेंड पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब ये कि जनता अपने अधिकारों के प्रति खुद जागरूक होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है। जिस व्यक्ति को अपने अधिकार ही नहीं पता होगा तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिकारों का जो वायलेशन है वो सबसे पहले अपने घर से शुरू होता है। मान लो एक औरत है, वो हर रोज उसका पति शराब पी के हर रोज उसे पीटता है। अगर उसको पता है कि मुझे जीने का अधिकार है और एक कानून है घरेलू हिंसा एक्ट के विरुद्ध कानून, अगर वो इनके प्रति इनलाइटमेंट है कि मेरे को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, मेरे को मुझे लाइफ एंड
लिबर्टी का अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता को कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर वो आवाज खड़ी करती है तो ही तो उस जो वायलेट हो रहे हैं अधिकार, तभी तो वो उसका फायदा उठा सकती है। अगर वो ये मान ले कि नहीं मैं गुलाम हूँ, कैदी हूँ और औरत है और पिटना ही मेरा काम है, तो जो अधिकार उसे दिए हैं उनका भी वो प्रयोग नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह पीपल्स, हमारे देश में करप्शन क्यों है? हमारे देश में करप्शन इसलिए है कि करप्शन को बुरा नहीं माना जाता। करप्शन में इन्वॉल्व है हर व्यक्ति। अगर कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरिट बेस बच्चे लगाए जाएं, तो हर व्यक्ति उसे तोड़ने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरिट को तोड़ा जाए और जो पैसे दे हैं उसका प्रयोग करके क्या किया जाए, उसको नौकरियों में नौकरी प्राप्त की जा सके। ठीक है ना। तो सरकार जो है समाज से ही निकली है, जैसा समाज होगा वैसे ही सरकारें होंगी। अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो तो सरकार को 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपके अधिकारों को छीनते हुए। उसके बाद है शुड पीपल हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या व्यक्ति को आज़ादी कुछ भी बोलने की आज़ादी है? 19वीं शताब्दी में एक J.S. मिल हुए हैं जिन्होंने कहा है कि अगर कोई सनक व्यक्ति हो, सनकी भी व्यक्ति, उसे बोलने की तो आज़ादी दी जानी चाहिए। हो सकता है कि वो सनकी व्यक्ति भी कुछ न कुछ समाज के लिए अच्छा बता सके। और इसके लिए उन्होंने 4 बातें कही थी कि ये बातें होनी चाहिए। वो शायद यहाँ कटी हुई हैं, फिर आपको करवाएंगे। तो इसमें है कि हो सकता है कि उसकी जो बोलने की इच्छा उसको दबाया नहीं जाए। हो सकता है उसके दबाने से उस सच जो है, जो आना चाहता है बाहर समाज में, वो ना आए। दूसरी बात हो सकती है उसकी आइडिया के सप्रेस करने से वो व्यक्ति जो है वो जो उसमें नॉलेज थी वो डिसअपियर हो जाए, मतलब उसका प्रयोग ना किया जाए। तो इस तरह से मिल ने कहा कि अगर कोई पागल व्यक्ति भी बोलना चाहता है तो उसके विचारों को सुनना चाहिए। ठीक है। In the light of Mill's view, it is clear that people should have freedom of expression, कि व्यक्ति को एक्सप्रेशन की आज़ादी होनी चाहिए। Opposition to idea has always been this Stanik verses by सलमान रश्दी। ये याद रखना भाई, एक किताब है, उस पर बाद में फिल्म भी बनी है, स्टैनिक वर्सेस। और ये किताब किसकी है? ये पूछा गया था एक बार उसमें, आपकी जो यूनिट पेपर हुए थे 40 नंबर के। स्टैनिक वर्सेस बुक किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने। और फिल्म वाटर, ये दीपा मेहता ने फिल्म बनाई थी और इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था भाई। मैनी ए टाइम बैन्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, और इस पर बैन लगा दिया गया था। और इस तरह से और बहुत सारे, जैसे एक इसकी बांग्लादेश की लेखिका है, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा, उस पर भी बैन है। वो लिखती है जो मुस्लिम समाज है उनके खिलाफ, और भारत में वो शरणार्थी है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद है लिमिटेशन ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, द केस स्टडी ऑफ इंडिया। भारत में क्या है? आर्टिकल 19 है भाई, 19(1), उसमें आपको 6 अधिकार स्वतंत्रताएं दी गई है। फ्रीडम का अधिकार आपको 19 से लेकर 22 में आपको राइट टू फ्रीडम है। और इस राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। स्वतंत्रताएं दे दी 6। घूमने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी है, अपना धंधा करने की आज़ादी है, बिना हथियार इकट्ठे होने की आज़ादी है, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, और एक्सप्रेशन की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी। तो आप इसे लाइन वाइज कर लेना काका के रूप में। उसके बाद 19(2) में बहुत सारी 3-4 में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि अगर आप बोलोगे तो आप इतना बोल सकते हो, उससे आगे नहीं बोल सकते। अगर आप कहीं घूमना चाहते हो लेकिन ये बॉर्डर एरिया है जहाँ युद्ध चल रहा है और आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ जाऊँ, तो आप यहाँ नहीं जा सकते। अगर मान लो ये एक बिल्डिंग है जिसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कुछ ऑफिसेज हैं, डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, तो अगर आप यहाँ जाना चाहते तो आप यहाँ प्रतिबंधित हैं।
अगर आप बसना चाहते हो कहीं, लेकिन किसी स्टेट के कानून ऐसे हैं कि आप बस नहीं सकते, तो आप वहाँ जाके घर नहीं बना सकते। जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आप मकान नहीं ले सकते क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं। और इसी तरह जनजातीय जहाँ आपको घूमने की आज़ादी है, लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाओ, वहाँ जनजातियाँ रहती हैं, ट्राइबल्स, वो आज भी लोग उन्हीं पुरानी स्थितियों में रहते हैं। वहाँ अगर आप घूमने जाते हो तो क्या होता है, सारी गाड़ियाँ 70-80 गाड़ियों के काफिले रोक लिए जाते हैं, और दिन में एक बार पुलिस के साथ, यहाँ पुलिस, और वो काफिले गुजरते हैं ताकि उनके जीवन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर गाड़ी में पंचर भी हो जाए तो आप रोक नहीं सकते, बीच में आपको चलते रहना है। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो आज़ादी है वो फुल है स्टेट की सिक्योरिटी के लिए। अगर भारत की स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता में आड़े आ रही है, तो आपकी स्वतंत्रता को सबसे पहले करब किया जाएगा, सबसे पहले काटा जाएगा। क्योंकि देश सुरक्षित है तो आप देश सुरक्षित है। अगर देश की सिक्योरिटी आपकी स्वतंत्रता से वायलेट होती है, उसको खतरा पहुंचता है, तो आपकी स्वतंत्रता को करब किया जा सकता है। उसके बाद है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। अगर किसी को, सरकार को ये लगता है, सुरक्षा एजेंसियों ने ये कहा है कि आप आने वाले दिनों में लोगों को मार सकते हैं या आप हमले कर सकते हो, तो आपकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। People do not have the freedom to incite people for an offense the constitution has। ठीक है, तो अपराध के समय अगर आप अपराधी हो तो आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। उसके बाद डिफेमेशन का मतलब, अगर आप जुडिशरी के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उसका मानहानि को दांव पर लगाते हो और बिना किसी कारण बोलते हो, मान लो जुडिशरी को आप ये कह देते हो कि ये तो जुडिशरी जो है इसने गलत न्याय दिया है, अच्छा न्याय नहीं दिया है, तो आप फिर भी आपकी स्वतंत्रता को क्या है, छीन सकती है। फिर उसके बाद है कि एक और है कि समाज में पीस एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए, पीस एंड ऑर्डर का मतलब होता है, अगर आपकी स्वतंत्रता से समाज में शांति और व्यवस्था नहीं रहती, शांति और व्यवस्था भंग होती है, तब भी आपकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, मतलब वायलेट किया जा सकता, कम किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।